हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडी। आज है 21 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। देन हम देखेंगे फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के बारे में। साथ ही हम देखेंगे पीएम किसान स्कीम के बारे में। देन हम देखेंगे एससीओ के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। देन हाल ही में चर्चा में रहा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, recently which regional grouping approved a landmark one-stop travel system to streamline movement across its member states? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्रीय समूह ने अपने सदस्य राज्यों में आवागमन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं आसियान, यूरोपीय यूनियन, सार्क या फिर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। आपको बताना है वन स्टॉप यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो इनिशिएटिव है वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम का, ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। आप देख सकते हैं The Gulf Cooperation Council recently approved a one-stop travel system aimed at simplifying and speeding up movements across its 6 member states, जिनमें शामिल हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब and the UAE. So this initiative is expected to boost regional connectivity, tourism and economic integration. ये जो वन स्टॉप ट्रेवल प्रणाली या सिस्टम है, ये सदस्य देशों के बीच जो आवाजाही है उसको सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएई और बहरीन को दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली इस पहल के लिए चुना गया है और शुरुआत में जो परीक्षण होगा वो इन दोनों देशों के मध्य जो हवाई यात्रा है उस पर लागू होगा। इसमें जो खाड़ी देशों की सीमाएं हैं उन पर यात्रा और सुरक्षा जांच एक ही बार होगी, तो इससे ये होगा कि जो यात्रा है वो सुरल और अधिक सहज बन सकेगी। आप ध्यान रखेंगे वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम ये संबंधित है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से। जीसीसी की बात करें तो इसको कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसके साथ ही मिलिट्री अलायंस भी है इन कंट्रीज में, जिनमें आपने देखा 6 कंट्रीज हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। जो जीसीसी है इसका हेडक्वार्टर है रियाद में और रियाद स्थित है सऊदी अरब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the food waste breakthrough initiative. यहाँ पर फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू पहल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है FWB aims to halve global food waste and reduce methane emissions by up to 7% by 2030. And second statement is FWB was launched at COP30 under the UNFCCC as part of the Marrakesh Partnership for Global Climate Action. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। सो FWB targets halving food waste and cutting methane emissions by 7% by 2030, and this was officially launched at COP30, जिसका आयोजन किया जा रहा है बेलम ब्राजील में under the UNFCCC within the Marrakech Partnership for Global Climate Action। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और उसके जो साझेदार सदस्य हैं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के प्रयासों के तहत 2030 तक खाद्य अपशिष्ट को आधा करने और मीथेन का जो उत्सर्जन है उसमें 7% तक की कटौती करने के लिए फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू पहल की शुरुआत की है। आप ध्यान रखेंगे, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 13 नवंबर को बेलम ब्राजील में, जहां पर COP30 का आयोजन किया जा रहा है। ये वैश्विक तापमान को महत्वपूर्ण रूप से कम करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने, साथ ही खाद्य पदार्थों को लैंडफिल से बाहर रखकर मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही ये जो FWB है, फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो पिलर्स हैं क्षमता निर्माण और वकालत, जिसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडवोकेसी के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में हम इसे ऐसे जानेंगे। देन सेकंड वन इज डेटा और नीति, डाटा एंड पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज वित्त और कार्यान्वयन, अर्थात फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इनिशिएटिव है, इसमें ब्राजील, जापान और यूनाइटेड किंगडम एक चैंपियन कंट्री के रूप में काम कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। साथ ही हम UNEP की बात करें तो UNEP जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। और इसको जो UNEP है, इसको फॉर्म किया गया 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में, और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of PM किसान? PM किसान जो योजना है, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, PM किसान प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 per year to all eligible farmer families paid in 3 equal installments. And second statement is, the scheme is fully funded by the government of India. And third statement is, tenant farmers are automatically eligible for benefits under PM Kisan. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है PM किसान योजना से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो PM किसान योजना है, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है फॉर लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, ना कि टेनेंट फार्मर्स को। इसकी एलिजिबिलिटीज भी अलग दी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं।
So PM Kisan gives 6,000 per year, released in three installments of 2,000 each, and the benefit goes to eligible farmer families defined as a husband, wife, and minor children. So the money is transferred through DBT, जिसे हम direct benefit transfer कहते हैं. Only farmers meeting the eligibility criteria receives it. सो पीएम किसान ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो स्टेट्स assist only in identifying those beneficiaries, not support in funding. And funds come directly from the central budget, no cost sharing with states like other agriculture schemes. So PM Kisan benefits are primarily for land holding farmers, not tenant farmers. And eligibility is determined through land records, so those without land ownership are usually excluded. Tenant farmers are not automatically eligible, they get benefits only if considered land owners in records. So ये जो पीएम किसान स्कीम है आपने देखा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. At which international forum did India recently reiterate the need for zero tolerance towards terrorism and hold a meeting with Russian President Vladimir Putin? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की आवश्यकता दोहराई और उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की? आपसे उस अंतर्राष्ट्रीय मंच के बारे में पूछा जा रहा है. आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक्स समिट, G20 लीडर्स मीटिंग, SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग या फिर ईस्ट एशिया समिट. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग. आप देख सकते हैं the meeting took place during the Shanghai Cooperation Organization Heads of State Council meeting in Moscow, Russia. So this is a apex decision-making body of the SCO where leaders of member states discuss regional security, counter-terrorism cooperation, economic coordination, and geopolitical developments. So at this forum, India represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and he emphasized zero tolerance towards terrorism, reaffirming India's long-standing position against any justification, support, or whitewashing of terrorism. So this meeting also provided an opportunity for Jaishankar to meet Russian President Vladimir Putin ahead of his scheduled visit to India for the annual India-Russia summit. SCO की बात करें तो इसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं. And it is a Eurasian political, economic, and international security organization of 10 member states, and it focuses on political, economic, security, and counter-terrorism cooperation. SCO का जो हेडक्वार्टर है ये है बीजिंग, चाइना में, और इसको फॉर्म किया गया था 2001 में. वर्तमान समय में SCO की मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें शामिल है बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान.
इसके साथ ही 16 कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज हैं एससीओ में, और एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज और रशियन। सो एससीओ जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। So SCO covers at least 24% of the world's total area and 42% of the world's population. सो ये जो एससीओ है इसको सक्सेसर कहा जाता है संघाई 5 का, जो कि फॉर्म किया गया था 1996 में। और संघाई 5 में जो 5 कंट्रीज रही थी वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। और एससीओ में इंडिया शामिल हुआ 2017 में अलोंग विथ पाकिस्तान। आप ध्यान रखेंगे एससीओ जो है वो गवर्न किया जाता है बाय द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन कंटेन करता है एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसे रेड्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूएन बॉडी डेवलप्ड द कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने साइबर अपराध के विरुद्ध कन्वेंशन को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आप देख सकते हैं। So the Supreme Court recently asked the center to decide on ratifying the United Nations Convention Against Cybercrime, stressing its global relevance. And it was adopted by the United Nations General Assembly in December 2024 to boost global cooperation against cybercrime. सो इसका उद्देश्य है स्ट्रेंथन करना, प्रिवेंट करना, सपोर्ट करना और कैपेसिटी बिल्ड करना फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। सो इट विल कम इनटू फोर्स 90 days after 40 countries ratify it and India has not signed it yet. So it is the first universal legally binding treaty against cybercrime developed by the United Nations Office on Drugs and Crime. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर द हाईएस्ट ऑनर्स इन विच सेक्टर इन इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है यह भारत में किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरीज सेक्टर, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है यह भारत में किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर से। आप देख सकते हैं The Department of Animal Husbandry and Dairying recently announced winners of the National Gopal Ratna Award 2025, highlighting current progress in India's dairy sector.
So these National Gopal Ratna Awards are the highest honors in the livestock and dairy sector and were launched under the Rashtriya Gokul Mission in 2021. And they are given by the Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. सो ये जो अवार्ड है ये प्रमोट करता है एक्सीलेंस अमंग फार्मर्स, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस। सो ये जो अवार्ड है ये डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि बेस्ट डेयरी फार्मर rearing indigenous cattle या buffalo breed, then best dairy cooperative society, best artificial insemination technician। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है, लाइक स्पेशल अवार्ड है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिमालयन स्टेट्स। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर डेयरी की चीजों को इनकरेज और बूस्ट करने के लिए या डेयरी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of the 10th Global Economic Summit and the 6th Global Trade Expo to be hosted in Mumbai? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मुंबई में आयोजित होने वाले 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और छठें विश्व व्यापार एक्सपो का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोबल ट्रेड, सेकंड एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, थर्ड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स या फिर बिल्डिंग सस्टेनेबल ट्रेड नेटवर्क्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड फोस्टरिंग पार्टनरशिप्स कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आप देख सकते हैं, आपने देखा कि ये इन इवेंट्स का जो थीम है वो क्या है। एंड दिस इवेंट इज बीइंग होस्टेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई एंड द ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। So, supported by multiple Indian ministries and organizations, the summit will see participation from over 85 World Trade Centers and 600 Indian delegates. So, the global participation includes 150 international business leaders and 80 subject experts from various continents. And the event will include discussions, exhibitions, business to business meetings, and country pavilions to foster global partnerships and strengthen trade value chains। सो आप ध्यान रखेंगे 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और 6th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो जो है इनका आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।